समंदर के ऊपर दौड़ती हुई ये ट्रेन पंबन ब्रिज का ये अद्भुत नजारा यहीं से शुरू होती है हमारी साउथ इंडिया की कहानी। फिर पहुंचते हैं पौंडीचेरी मार्क्विस डुप्ले की ऐतिहासिक प्रतिमा, फ्रेंच कॉलोनी की शांत गलियां और ऑटो से घूमते हुए वो अलग ही यूरो जैसा एहसास। पांडिचेरी बीच की ठंडी हवा और फिर पिचावरम के मैंग्रोव जंगलों में बोटिंग का रोमांच। इसके बाद मदुरै का भव्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जहां वास्तुकला और भक्ति साथ साथ दिखाई देते हैं। श्री अरविंदो आश्रम की शांति और धनुषकोडी, जहां जमीन खत्म होती है और सिर्फ समंदर दिखाई देता है। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं। इस सफर में हमने और भी कई खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पूरी साउथ इंडिया यात्रा। सुबह के 5:30 हम निकल पड़े नागपुर एयरपोर्ट के लिए, जहां से हमें बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़नी थी। थोड़ी ही देर में हम एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर बस से अपनी फ्लाइट की तरफ जाते हुए एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। कुछ ही पलों में हम फ्लाइट में बैठ चुके थे और यहाँ हमने फ्लाइट से कुछ खूबसूरत शॉट्स भी कैप्चर की। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद हम पहुंचे बेंगलुरु एयरपोर्ट। आगे की फ्लाइट में अभी थोड़ा समय था, करीब 2 घंटे का गैप। तो हमने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और वहीं एयरपोर्ट पर रामेश्वरम कैफे में नाश्ता किया, जो सच में मस्ट ट्राई था। तो उसके बाद हमने अपनी अगली फ्लाइट पकड़ी, जो हमें सीधे पांडिचेरी ले जाने वाली थी। जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में हम पांडिचेरी पहुंच चुके थे। एक नई जगह, नई हवा और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें महसूस हो गया कि ये सफर खास होने वाला है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं पौंडीचेरी में हमारे सी साइड गेस्ट हाउस में और हमने लिया है सी फेसिंग रूम। तो जल्दी से आपको फटाफट एक रूम टूर देते हैं हमारे रूम का। तो सबसे पहले ये तो हमारी रूम है। देखो यहाँ पे एक मिरर है, लगेज वगैरह रख सकते हो आप। और मेन चीज़ तो ये, यहाँ बैठ के एकदम आप चिल कर सकते हो। ये देखो, पूरा सी दिखता है यहाँ से। फिर यहाँ पे आपको 2 केटल मिल जाती है, एक फ्रिज है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है सब। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम में एक बेसिन है, यहाँ पे एक बाथ क्लोथ है। बाकी बस इतना ही रूम है। तो अभी हम लंच करने जाने वाले हैं और अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जब आप विजिट करोगे तो आपको कहाँ लंच करना चाहिए। तो जब लंच के लिए जाएंगे तब आपसे मिलते हैं। तो हम लंच के लिए चले गए सुरुगुरु रेस्टोरेंट, जो हमारे गेस्ट हाउस के सबसे पास था और साथ ही काफी अफोर्डेबल और टेस्टी भी। यहाँ हमने एक सिंपल सी साउथ इंडियन थाली ऑर्डर की, जिसकी कीमत थी लगभग 215 रुपए, लेकिन स्वाद ऐसा कि पैसा वसूल हो गया। लंच के बाद हम ऑटो से पौंडीचेरी के लोकल प्लेसेस घूमने निकल पड़े। इसी दौरान हम पहुंचे लाइसे फ्रांसे इंटरनेशनल स्कूल के पास। ये स्कूल पौंडीचेरी की फ्रेंच विरासत का एक अहम हिस्सा है, जहां आज भी फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम पहुंचे पांडिचेरी की मशहूर फ्रेंच कॉलोनी, जिसे व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। रंग बिरंगी दीवारें, यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स, शांत गलियां, यहाँ हर कोना एकदम अलग महसूस होता है। सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम भारत में नहीं बल्कि किसी छोटे से फ्रेंच शहर में घूम रहे हैं। फिर हम पहुंचे बीच रोड पर स्थित मार्क्विस डुप्ले की प्रतिमा के पास। समुद्र के सामने खड़ी यह ऐतिहासिक प्रतिमा पांडिचेरी की फ्रेंच विरासत को दर्शाती है। यहाँ से बीच रोड का व्यू सच में बहुत खूबसूरत था। ठंडी हवा, खुला आसमान और सामने समंदर। हाँ, एक छोटी सी बात जरूर नोटिस हुई, प्रतिमा की मेंटेनेंस थोड़ी बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ऊपर कुछ पक्षियों ने अपना आर्टवर्क भी कर रखा था। हल्की सी हंसी, लेकिन फिर भी उस जगह का ऐतिहासिक महत्व और समंदर का नजारा दोनों ही शानदार थे। उसके बाद हम अपने गेस्ट हाउस के सामने बीच व्यू एंजॉय कर रहे थे। सामने फैला हुआ समंदर और चेहरे को छूती हुई ठंडी हवा। उस पल बस शांति थी और सुकून। लहरों की आवाज जैसे कुछ कह रही हो। समुद्र की हवाओं में एक अलग ही बात होती है। हर लहर में जैसे कोई सौगात होती है। जो बैठ जाए कुछ देर किनारे पर, उसकी सारी थकान खुद ब खुद दूर हो जाती है। सच में वो पल बस महसूस करने वाला था।
अगले दिन सुबह हम पांडिचेरी से पिचावरम की ओर निकल पड़े। हमने एक कैब बुक की और सफर शुरू हुआ। रास्ते में हमने दर्शन किए थिल्लई नटराजा टेम्पल के, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचे, उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। ऊंचे ऊंचे गोपुरम, बारीक नक्काशी, पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत मूर्तियां, हर दीवार मानो कोई कहानी सुना रही हो। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का शानदार उदाहरण है, जहां कला और भक्ति का सुंदर संगम दिखाई देता है। दर्शन के बाद हम आगे बढ़े पिचावरम के खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर। उसके बाद हम पिचावरम पहुंच गए। यहाँ सबसे पहले बोटिंग के लिए टिकट बुक करनी होती है। आप यहाँ स्क्रीन पर बोटिंग के चार्जेस देख सकते हैं। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे पानी के रास्ते हैं, जो घने मैंग्रोव पेड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। नाव जैसे जैसे अंदर जाती है, चारों तरफ सिर्फ हरियाली और शांत पानी दिखाई देता है। ये जगह नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के लिए सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे ही हमारी नाव आगे बढ़ी, चारों तरफ घने मैंग्रोव पेड़ और शांत पानी का दृश्य दिखाई देने लगा। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब हम इन जंगलों के बेहद संकरे रास्तों के अंदर गए। इतने पतले पानी के रास्ते कि कभी कभी पेड़ों की शाखाएं सर के बिल्कुल पास आ जाती थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ बस हरियाली, पानी और शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्राकृतिक भूल भुलैया के अंदर आ गए हों। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत खास है। ये मैंग्रोव पेड़ खारे पानी में उगते हैं और तटीय क्षेत्रों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। पक्षियों की आवाज, पानी की हल्की हलचल और वो ठंडी हवा, सच में ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारी इस यात्रा का सबसे अनोखा और शांत अनुभव रहा। पिचावरम से लौटने के बाद रात को हमने अपने गेस्ट हाउस के पास का नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया। रात की हल्की रोशनी, छोटी छोटी दुकानों की चहल पहल और लोकल लोगों की भीड़, माहौल बिल्कुल अलग ही था। वहीं हमें मेरी नारियल अम्मा, जिनसे हमने ताज़ा नारियल पानी पिया। लंबा दिन था और वो ठंडा नारियल पानी सच में रिफ्रेश कर देने वाला था। इसके बाद हम बीच साइड की तरफ चले गए, जहाँ कुछ खूबसूरत आर्टवर्क और स्ट्रीट आर्ट देखने को मिले। समंदर की आवाज़, ठंडी हवा और रात का सुकून, दिन का अंत सच में बहुत ही शांत और खूबसूरत रहा। अगली सुबह हम पहुंचे ऑरोविल, जो हमारे गेस्ट हाउस से लगभग 11.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑरोविल को सिटी ऑफ डॉन कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय टाउनशिप जहां दुनिया भर के लोग शांति और एकता के साथ रहते हैं। सबसे पहले हम मेन मेडिटेशन एरिया की ओर गए, जहां से मातृ मंदिर का व्यू मिलता है। चारों तरफ हरियाली और बेहद शांत वातावरण, सच में वहां पहुंचते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। सामने दिखाई देता हुआ गोल्डन डोम, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ मातृ मंदिर ऑरोविल की पहचान है और ध्यान का मुख्य केंद्र भी। इसके बाद हमने वहां का म्यूजियम भी देखा, जहां ऑरोविल की स्थापना, उसकी सोच और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी मिलती है। ऑरोविल के बाद हम पहुंचे सेरेनिटी बीच। नाम की तरह ही यहाँ का माहौल सच में बहुत शांत और सुकून भरा था। सुनहरी रेत, लगातार आती लहरें और चेहरे को छूती हुई ठंडी समुद्री हवा बस बैठकर उस पल को महसूस करने का मन कर रहा था। यहाँ कुछ लोग सर्फिंग करते भी दिखाई दे रहे थे, जिससे इस शांत बीच में थोड़ा एडवेंचर का भी एहसास जुड़ गया। सेरेनिटी बीच पर बिताया हुआ वो समय हमारी यात्रा का एक बेहद रिलैक्सिंग हिस्सा बन गया। उसी दिन शाम को हमने पांडिचेरी से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान किया। हम विलुपुरम जंक्शन से ट्रेन में सवार हुए, एक ऐसी यात्रा के लिए जिसका इंतजार हमें सबसे ज्यादा था। रात भर का सफर था और अगली सुबह हम तैयार थे एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए। जैसे ही ट्रेन पंबन ब्रिज पर पहुंची, खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ समुद्र दिखाई देता था। पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल है, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था और ये समुद्र के ऊपर बना एक ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। ट्रेन जब धीरे धीरे समुद्र के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे हम पानी के ऊपर उड़ रहे हैं। चारों तरफ नीला समंदर और हवा का अलग ही एहसास। वो पल सच में हमारी पूरी यात्रा का सबसे सिनेमैटिक और यादगार हिस्सा। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आगे बढ़ती हुई ये ट्रेन और ऊपर से दिखाई देता हुआ पूरा नज़ारा, नीले समंदर के बीचों बीच एक लंबी सी रेखा की तरह आगे बढ़ती हुई ये रेलगाड़ी सच में अद्भुत दृश्य था। पंबन ब्रिज पर चलती ट्रेन को इस एंगल से देखना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी और बीच में हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती हुई, वो पल सच में रुक जाने सा था। इसके बाद हम पहुंच गए होटल तमिलनाडु में, जहां हमने अपने ठहरने का इंतजाम किया था। लंबा सफर था तो सबसे पहले हमने थोड़ा आराम किया और फ्रेश हुए।
और ये रहा हमारे कमरे का एक छोटा सा रूम टूर। सिंपल, साफ सुथरा और आरामदायक, सफ़र के बाद रुकने के लिए बिल्कुल सही जगह। उसके बाद हम निकल पड़े रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम स्थित यह पवित्र स्थल 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और दुनिया के सबसे लंबे मंदिर कॉरिडोर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण सच में उनको गहरी शांति देता है। उसके बाद हम ऑटो से धनुषकोडी के लिए निकल गए। रास्ता सच में अद्भुत था। एक सीधी सड़क और दोनों तरफ सिर्फ समंदर। ऐसा लग रहा था जैसे हम पानी के बीच से गुजर रहे हों। हवा तेज थी और चारों तरफ नीला समंदर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद हम पहुंच गए धनुषकोडी के एंडिंग पॉइंट पर, जिसे भारत का आखिरी छोर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक 964 के चक्रवात में ये पूरा इलाका तबाह हो गया था और आज भी यहाँ उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे धरती यहीं खत्म हो रही हो और उसके आगे सिर्फ अनंत समंदर है। वो नज़ारा सच में शब्दों से परे था। धनुषकोडी के बाद हम पहुंचे यमुनाए इंदिरा गांधी ब्रिज पर। सामने फैला हुआ नीला समुंदर, किनारे खड़ी रंग बिरंगी मछली पकड़ने वाली नावें और दूर तक दिखाई देता हुआ शांत पानी, दृश्य सच में बेहद खूबसूरत था। ये रोप ब्रिज एक नॉर्थ हार्ट में बनाया गया था, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसके ठीक पास ही है ऐतिहासिक पंबन रेलवे ब्रिज। ये भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल था, जिसका निर्माण 1914 में हुआ था। इसकी सबसे खास बात है इसका ओपनिंग मैकेनिज्म। जब बड़े जहाज गुजरते हैं तो पुल का बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर खुल जाता है। समुद्र के बीच बना यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। लहरों के बीच खड़े होकर इन दोनों पुलों को देखना सच में हमारी यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक था। इसके बाद जब हम अपने होटल के कैंपस में घूम रहे थे, तभी हमें एक खूबसूरत सा मोर दिखाई दिया। खुले माहौल में आराम से टहलता हुआ उसकी चाल और रंग सच में देखने लायक है। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने हमारी यात्रा में एक और सुंदर सरप्राइज जोड़ दिया हो। उसके बाद अगली सुबह हम टैक्सी से मदुरै के लिए निकल पड़े। करीब कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम पहुंच गए मदुरै शहर। यहाँ हमने TTDC मदुरै होटल में अपना स्टे बुक किया था। सफर के बाद सबसे पहले हमने थोड़ा आराम किया और फ्रेश हुए, और ये रहा हमारे कमरे का एक छोटा सा रूम टूर। साफ सुथरा, आरामदायक और शहर के बीचों बीच एक अच्छा ठहराव। खोल के दिखाता हूं। ये ऐसी बालकनी है। कबूतर बंद कर देते इसको। ये वॉशरूम, ऐसा कुछ वॉशरूम है ये, यहाँ पे नहाने के लिए। तो अभी हम कवर करेंगे मदुरै की लोकल प्लेसेस। तो अभी आप चलो आपको दिखाते हैं मदुरै के लोकल प्लेसेस। इसके बाद हम पहुंचे तिरुमलाई नायक्कर पैलेस। अंदर जाने से पहले यहाँ एंट्री टिकट लेनी होती है। आप स्क्रीन पर टिकट की कीमत देख सकते हैं। ये भव्य महल एक 636 में मदुरै के राजा तिरुमलाई नायक द्वारा बनवाया गया था। उस समय ये महल नायक वंश की सत्ता और शान का प्रतीक हुआ करता था। जैसे ही हम मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले ध्यान जाता है इन विशाल स्तंभों पर। लगभग 20 मीटर ऊंचे ये स्तंभ बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बनाए गए थे, जो उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। इस महल की वास्तुकला द्रविड़ और इस्लामिक शैली का सुंदर मिश्रण है। ऊंची मेहराबें, विस्तृत आंगन और नक्काशीदार डिजाइन इसे और भी भव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि पहले ये महल आज के मुकाबले 4 गुना बड़ा था, लेकिन समय के साथ इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया।
फिर भी आज जो संरचना मौजूद है वह इतिहास और कला का शानदार उदाहरण है। यहाँ खड़े होकर सच में ऐसा महसूस होता है जैसे हम 17वीं शताब्दी के राजदरबार में पहुंच गए हों। हर कोना, हर स्तंभ अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है। तिरुमलाई नायक महल हमारी मदुरै यात्रा का एक बेहद यादगार और ऐतिहासिक पड़ाव रहा। महल के अंदर हमने राजा का शाही सिंहासन भी देखा। यही वह स्थान माना जाता है जहां राजा तिरुमलाई नायक दरबार लगाया करते थे। उस सिंहासन को देखकर सच में महसूस होता है कि कभी यहाँ राजकीय सभाएं और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते होंगे। उस दौर की शान और राजसी ठाठ आज भी इस महल की दीवारों में झलकती है। इसके बाद हम पहुंचे गांधी मेमोरियल म्यूजियम। ये संग्रहालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है और भारत के चुनिंदा गांधी स्मारक संग्रहालयों में से एक है। यहाँ गांधी जी के जीवन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज, पत्र और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की गई है। ये वही स्थान है जहां गांधी जी की अस्थियों का एक भाग अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और चिंतनशील है, जो हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। और हाँ, संग्रहालय के अंदर कैमरा ले जाना अनुमति नहीं है, इसलिए हम अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। इसके बाद हम पहुंचे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है और दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे गोपुरम, जिन पर हजारों मूर्तियां उकेरी गई हैं, इसकी भव्यता को और भी अद्भुत बनाते हैं। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण सच में मन को गहरी शांति देता है। और यहाँ भी अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अगले दिन सुबह हमने अपने होटल से चेकआउट किया और अपनी इस साउथ इंडिया यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़े। हम पहुंचे अरुलमिगु कूडल अजगर टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और मदुरै के सबसे प्राचीन मंदिरों से एक माना जाता है। कूडल का अर्थ होता है मिलन और कहा जाता है कि यह स्थान भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। यहाँ भगवान विष्णु को कूडल अगर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान 3 अलग अलग मुद्राओं में विराजमान है, बैठी हुई, खड़ी हुई और शयन मुद्रा में। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, सामने ऊंचा और सुंदर गोपुरम दिखाई देता है, जिस पर बारीक नक्काशी और रंगीन मूर्तियां उकेरी गई हैं। अंदर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा, पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ था। मंदिर की द्रविड़ शैली की वास्तुकला और इसकी ऐतिहासिक संरचना सदियों पुरानी परंपराओं की गवाही देती है। यहाँ कुछ समय बिताकर सच में ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी यात्रा एक शांत और पवित्र अंत की ओर बढ़ रही हो। इसी दर्शन के साथ हमारी साउथ इंडिया यात्रा का यह अध्याय पूर्ण हुआ, यादों, अनुभवों और आशीर्वाद के साथ। और इसी के साथ हमारी ये साउथ इंडिया यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन यादें अभी भी दिल में चलती रहेंगी। अगर आपको इस सफर की वाइब महसूस हुई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही और असली बिना फिल्टर वाले ट्रैवल अनुभव देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक सपने देखिए और उन्हें पूरा करने निकल पड़िए।